नमस्कार। 11 के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज बात करते हैं तीसरे चैप्टर में द्वितीय समंकों की। पहले बात करते हैं ये प्रथम समंक जो थे उनकी प्रश्नावली किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं, इसका एक नमूना यहाँ पर है, देखिएगा। प्रश्नावली का नमूना यानी कि वो प्रश्न हम जिसका अनुसंधान कर सकते हैं उनको किस तरह से बनाए जाते हैं। यहाँ पर सुपर बाजार संबंधी ग्राहकों की पसंद के लिए ये प्रश्नावली तैयार की गई है। पहला है सामान्य, इसमें नाम, उस आयु, पता, लिंग, स्त्री है या पुरुष है, व्यवसाय क्या है, उसकी नौकरी करता है, व्यापार करता है या अन्य कार्य है। मासिक आय कितनी है, 1000 से 5000 तक है, 5 से 10,000 तक है, 10,000 से ऊपर से है। और सदस्य संख्या उसके परिवार में कितनी है, 1 से 3 तक है या 4 से 6 तक है या 7 से ऊपर है। इसके बाद विशिष्ट जानकारी के लिए हमने यहाँ विशिष्ट लिखा। आप सुपर बाजार क्यों जाते हैं, घर के निकट है, आंसर दे दिए हाँ या नहीं। अब वो इसमें टिक करेगा। घर के रास्ते में पड़ता है, हाँ या नहीं, इस पर टिक करेगा। इसके बाद सुपर बाजार को प्राथमिकता देने का आपका क्या कारण है, सभी वस्तुओं को एक स्थान पर पूर्ति होना, हाँ या नहीं। माल की अच्छी किस्म, हाँ या नहीं। अधिक अच्छे डिजाइन, हाँ या नहीं। उचित व निश्चित मूल्य, हाँ या नहीं। आप क्या आप सभी वस्तुएं सुपर बाजार से ही खरीदते हैं, तो इसमें आंसर पूछ लिया हाँ या नहीं। इसी तरह आप एक महीने कितनी बार सुपर बाजार आते हैं, 1 से 6 दिन आते हैं, यानी कि एक महीने में आप कितनी बार आते हैं, तो 1 से 6 दिन आते हैं या 6 से 10 दिन आते हैं या 10 से ऊपर आते हैं। इसके साथ वहाँ के सेल्समैन का व्यवहार आपको कैसा लगता है, जैसे कि ये विनम्र है, वो सहायताशील है, कुशल है, रूखापन है यानी उसमें वो आपसे अच्छी तरह से बात नहीं करता, असहयोगी है, आपको कुछ सहयोग नहीं देता, अकुशल है यानी कि अपने काम में वो कुशल नहीं है। वस्तुएं प्राप्त करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती, हाँ या नहीं। क्या आप पुरुष सेल्समैन की बजाय महिला सेल्समैन पसंद करते हैं, हाँ या नहीं। ये एक नमूना हमने देखा कि हमने सुपर बाजार के जो ग्राहक हैं उनसे हमने पता कर लिया कि किस तरह से वो क्या उनकी इच्छाएं हैं और वो क्यों इसका प्रयोग करते हैं। ये कहलाता है प्रश्नावली द्वारा सर्वेक्षण। अब बात करते हैं द्वितीय समंकों का संकलन, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। सांख्यिकी सामग्री सदैव सर्वेक्षण करके ही प्राप्त की जाए, यानी कि समंक हमेशा सर्वेक्षण करके ही प्राप्त किए जाएँ, ये आवश्यक नहीं है। जैसे हमने पहले भी बताया था ये चीज़ कि ये ज़रूरी नहीं है कि द्वितीय समंकों का प्रयोग ही वहाँ पर होता है, तो हर बार ज़रूरी नहीं है समंकों का तैयारी की जाए या उनको बनाया जाए। द्वितीय समंक के रूप में भी वो समंक काम आ सकते हैं। अर्थात द्वितीय समंक का प्रयोग करके भी सांख्यिकी से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, यानी कि जिससे पहले एक बार काम हो चुका है जिन आंकड़ों से, उन्हीं को अगर दूसरी किसी उद्देश्य को उसी उद्देश्य से संबंधित कुछ उसी उद्देश्य से संबंधित अगर कोई अन्य सर्वेक्षण करना चाहें और जिसमें वो डाटा प्रयोग हो सकता हो, तो वो उस डाटे का प्रयोग हम कर अगर उस डाटे का प्रयोग करके कोई अनुसंधान कर रहे हैं तो वो कहलाते हैं हमने द्वितीय समंकों का संकलन कर रहा। तो यहाँ इस संबंध में ब्लेयर ने परिभाषा दी है। द्वितीय समंक वे हैं जो पहले से ही अस्तित्व यानी पहले से हैं, उपलब्ध हैं और जो प्रस्तुत प्रश्नों के उत्तर में नहीं वरन किसी अन्य उद्देश्य के लिए संकलित किया था, यानी कि जो पहले उद्देश्य था जरूरी नहीं है उसी उद्देश्य के लिए दोबारा संकलित किए गए हैं, बल्कि कोई और अन्य उद्देश्य भी उसमें संकलित हो सकता है। ऐसे समंकों को हम द्वितीय समंक कहते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि द्वितीय समंक वे होते हैं जो कभी प्राथमिक समंक के रूप में किसी अन्य उद्देश्य के लिए संकलित किए गए थे और अब प्रस्तुत अनुसंधानकर्ता इन समंकों को अपने नए अनुसंधान में
प्रयोग में लेगा। ऐसे समंक उस अनुसंधानकर्ता के लिए मौलिक रूप में संकलित किए गए या प्राथमिक समंक कहलाते हैं। अब इसकी बात करते हैं, यानी कि सीधा से स्पष्ट है कि अगर वो द्वितीय समंक का मतलब है जो पहले से उस समंकों का संकलित किया जा चुका है और उस पर वो पहले किसी और उद्देश्य के लिए अनुसंधान किया गया था उन्हीं समंकों पर, अब किसी और उद्देश्य के लिए भी अगर उस समंकों का प्रयोग हो सकता है और अनुसंधानकर्ता उन समंकों का प्रयोग कर रहा है तो उसके लिए ये कहलाएंगे द्वितीय समंक। मुख्य स्रोत का मतलब है ये हमें कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। तो इसमें प्रकाशित स्रोत, यानी प्रकाशित का मतलब है जिनका प्रकाशन हो चुका है, जो छप चुके हैं या कहीं प्रयोग में आ चुके हैं, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं प्रकाशित स्रोत। अब कहाँ से प्रकाशित होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन में, जैसे कि विदेशी सरकारें या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उन समस्या पर कोई आंकड़े संकलित कर रखे हैं तो वो उनका प्रयोग द्वितीय समंक के रूप में किया जा सकता है। सरकारी प्रकाशन, प्रत्येक देश में केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारें के विभाग समय समय पर आंकड़े संकलित व प्रकाशित करते रहते हैं। इन सरकारी विभागों द्वारा संकलित आंकड़ों को अधिक विश्वसनीय व परिशुद्धता हो रहती है, इसलिए ऐसे सरकारी विभाग इन समंकों को प्रकाशित करवाते हैं, तो उन आंकड़ों का भी प्रयोग किया जा सकता है। सरकारी संस्थाओं व अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन व प्रतिवेदन। सरकारी संस्थाएं जैसे कि सरकार की संस्थाएं जो होती हैं, और अर्ध सरकारी संस्था से मतलब है जैसे नगर पालिका, नगर निगम, जिला बोर्ड, अगर उनने भी कुछ आंकड़े एकत्रित कर रखे हैं और उन्हें प्रकाशित कर रखा है, तो जैसे कि उदाहरण के लिए जन्म, मृत्यु, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से संबंधित आंकड़े नगर पालिका के पास एकत्रित करती हैं और प्रकाशित भी करती हैं, और उन आंकड़ों को भी हम द्वितीय समंक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद पत्र पत्रिकाओं में, अगर कोई जैसे पत्र पत्रिकाएँ हैं उनमें छपे हुए आंकड़े होते हैं, उनमें किसी से संबंधित आंकड़े अगर वो हमारे प्रयोग में आ सकते हैं तो उनको भी हम द्वितीय समंक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन, जो अनुसंधान संस्थान हैं जो जैसे कि शोध जो करते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, ISI, ये भी अपने आंकड़े प्रकाशित करते हैं। अगर उन आंकड़ों का प्रयोग भी हम अपने उद्देश्य के लिए कर सकते हैं तो ये भी द्वितीय समंक कहलाएंगे। पत्र पत्रिका में प्रकाशित आंकड़े भी हमारे लिए द्वितीय समंक के रूप में काम में आ सकते हैं। विभिन्न संघों व संगठनों के आंकड़े, बहुत से संघ व संगठन अपनी समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं, उनको प्रकाशित भी करते हैं। अगर हमारा उद्देश्य उनसे संबंधित उद्देश्य में, हम जिस उद्देश्य के लिए अनुसंधान कर रहे हैं, अगर उसमें इसकी आवश्यकता है तो इनके आंकड़े भी हमारे लिए द्वितीय समंक के रूप में कार्य में आ सकते हैं। व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता के आंकड़े, अगर कोई व्यक्ति विशेष है, उसने इस संबंध में जो हमारा क्षेत्र उद्देश्य है उस क्षेत्र में कुछ अगर आंकड़े इकट्ठे कर रखे हैं और वो विश्वसनीय हैं तो निश्चित तौर भी हम उनको द्वितीय समंक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं अप्रकाशित शोध। अप्रकाशित शोध का, ये तो सब प्रकाशित शोध हैं जो मतलब कहीं ना कहीं प्रकाशित हो चुके हैं, जिनका प्रयोग हो चुका है। अब बात करते हैं अप्रकाशित शोध। कुछ प्रकाशित ऐसे भी होते हैं, कुछ अनुसंधानकर्ता तथा संस्थाएं आदि द्वारा विभिन्न समस्याओं एवं विभिन्न उद्देश्यों में से समंक संकलित किए जाते हैं, जो प्रकाशित नहीं किए जाते, उनको भी अनुसंधानकर्ता अप्रकाशित स्रोत के रूप में प्रयोग कर सकता है। यानी कि अभी तक अगर वो प्रकाशित नहीं हुए हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास, अनुसंधानकर्ता के पास या संस्था के पास है, लेकिन उसने प्रकाशित नहीं करे हैं, तो ऐसों को भी वो अपने द्वितीय समंक के रूप में प्रयोग कर सकता है। ये समंक कहलाएंगे उसके लिए अप्रकाशित शोध। अब बात करते हैं द्वितीय समंकों का प्रयोग करते समय सावधानी है। यानी कि द्वितीय समंकों का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि जो हम मौलिक समंक से प्रयोग कर रहे हैं, पिछले समंक जो प्रयोग हो चुके हैं उनका प्रयोग अगर हम कर रहे हैं तो उनको हमें निश्चित तौर पर कुछ सावधानियां आवश्यक रूप से बरतनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अगर उन समंकों का प्रयोग हम बिल्कुल आँख मीच कर देंगे तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि हमारा अनुसंधान उस काम को, हमारे उद्देश्य को
ना सफल हो, हमारा जो अनुसंधान है वो सफल ना हो। तो ऐसी स्थिति में क्या है, पिछले अनुसंधानकर्ता की योग्यता, यानी कि जो अनुसंधान जिस व्यक्ति का हम समंकन ले रहे हैं, डाटा ले रहे हैं, उस अनुसंधानकर्ता की योग्यता क्या है थी, कहीं वो अनुभवी था या योग्य था, ईमानदार व निष्पक्ष व्यक्ति था या नहीं था। तो अगर है तो सही है उसके आंकड़े, और नहीं है तो फिर उसका मतलब आंकड़े सही नहीं होंगे। उद्देश्यवाचक, जो हम समंक यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं प्राद्वितीय समंक के रूप में, वो उसका क्षेत्र भी हमारे अनुसंधान से क्षेत्र से संबंधित है कि नहीं है। अगर हमने मान लीजिए ले लिए सुपर बाजार का और हमने करना जन्म मृत्यु का सर्वेक्षण, तो ऐसा सर्वेक्षण हमारे समंक कोई काम नहीं आएंगे। सही है। जैसे मान लीजिए नगर पालिका से हमने ले लिया जन्म मृत्यु का और हमें करना सुपर बाजार से संबंधित, तो ऐसे स्थिति में ऐसे समंक काम नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों का क्षेत्र व उद्देश्य अलग है। समंक संकलन करने की रीति क्या हुआ है? रीति का मतलब है उसने से ये समंक जो करे हैं किस तरह से प्राप्त करे हैं, तो इसकी जांच करना भी ज़रूरी है कि वे मान लो अब 50 साल पहले का डाटा अगर आज यूज करेंगे तो निश्चित तौर पर वो अब व्यर्थ हो चुका होगा। 50 साल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गई है, 20 साल में या 25 साल में बहुत परिवर्तन आ जाते हैं। अब इतने पुराने को हम समंकों को प्रयोग करना हमारे लिए अब गलत होगा या फ़ायदा नहीं होगा।